चलेंगे उदयपुर की ओर, जहां पर आरएनटी कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन शुरू हो चुका है। हमारे चिकित्सा मंत्री प्रसाद जी लाल मीणा जी, प्रभारी मंत्री उदयपुर रेवेन्यू मिनिस्टर रामलाल जाटव, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुश्री गीताराज जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद वीर मीणा जी, विधायक सरकार जी, जगदीश चेमाली जी, शैन कटारा जी, लाल जनाता, जय कटारा जी, वैभव गहलोत जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डॉक्टर माखन पौसरा साहब, प्रिंसिपल साहब, चरपोटा जी, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सरकार जी, गिरीश जोशी जी, डॉक्टर विपिन माथुर साहब, तमाम जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, डॉक्टरगण और नर्सिंग फ्रेटर्निटी के तमाम मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों, तो अब नर्सिंग ऑफिसर बन गए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर। आपकी इच्छा थी वो फैसला सरकार ने किया, आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। नर्सिंग का क्या स्थान होता है मेडिकल जगत में, वो कह नहीं जा सकता नहीं। एक फ्लोरिस नाइटिंगेल की फोटो लगी हुई यहाँ पर, किस प्रकार उन्होंने उस जमाने के अंदर जो काम किया नर्सिंग के रूप में, रात दिन एक करके विश्व युद्ध के वक्त में घायल मरीजों की सेवा करी, अंधेरे में कहते लालटेन से काम करती थी। तो एक ऐसा मुकाम काम कर दिया आपके लिए कि सदियों तक मान सम्मान उनका बना रहेगा, आपका बना रहेगा। आपकी सेवाओं का भी कोई जवाब नहीं। जो सेवा आप करते हैं वो भी अद्भुत है। तो रात दिन ये करना पड़ता है, मरीज का 24 घंटे देखभाल आपको करनी पड़ती है। डॉक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसको रिश्ते का रूप मानते हैं, पर आप भी जिस प्रकार के फॉलो करते हैं, आपका व्यवहार, आपकी मुस्कुराहट, उससे मरीज का एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए तो नर्सिंग के जितने साथी हैं उनका मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। हमेशा मैंने ध्यान रखा है, जब कभी मौका लगा है तो जो फैसले करने होते हैं वो हमने किए हैं। आज कुछ सुझाव दिए गए, मुझे अभी भी दिए हैं, सर्विस कैडर गठन का भी, GST के अंतर्गत ग्रेड वेतन। अब ये क्या है कि तमाम और सर्विसेज हैं, उनके एग्जामिन करके फैसले करने पड़ते हैं। तो अभी मैं इस वक्त तो कुछ कह नहीं पाऊँगा, अभी भी मुझे दिया है, पर जो आपके पैटर्न साहब ने जो लंबा चौड़ा भाषण दिया, तारीखों में पुल बांध दिए मुख्यमंत्री के, वो जो है गिरीश जोशी, उनको तो राजनीति में आना चाहिए, वो उसके लायक है। उन्होंने एक बात बड़ी सटीक भी कही, प्यार से भी कही और संदेश दे दिया कि हमें जो प्रोत्साहन राशि मिलने की घोषणा की, धन्यवाद पर मिली नहीं अभी तक। तो अभी मैंने फ़ोन किया जयपुर में मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल साइंस सेक्रेटरी को, तो मैं समझता हूँ कि आज ही जल्दी आपका ये फैसला होगा। इसलिए मैंने कहा हम राजनीति में आना चाहिए।
बाकी जो काम कर रहे हैं, अभी मैंने बताया गया कि 200 बेड जो है प्री फैब्रिक बन जाते हैं, उसका शिलान्यास किया आज। और इसके बाद जो है तमाम मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे और कुल 2765 ऑक्सीजन सप्लाई के साथ में। ये कोरोना के बाद में, कोरोना में जो आपने सेवा करी है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में आपका धन्यवाद। जो पहली लहर आई थी वो बड़ी भयानक डरावनी थी। हालांकि मृत्यु दर बहुत कम थी, परंतु पहली बार आई थी पूरे विश्व के अंदर, तो हर व्यक्ति डरता था सेवा करते हुए दूसरों की। उस वक्त आपने सेवा की, उनको कैसे भूल सकते। परिवार के खुद के सदस्य जो है, उस परिवार में कोविड-19 में ग्रसित हो गया तो वो सेवा करते चमकता था, पता नहीं मेरा खुद का क्या होगा। उस वक्त में नर्सिंग फेडरेशन ने काम किया, डॉक्टर्स ने काम किया। मैं समझता हूँ लोग बेमिसाल था। मैंने कहा राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, लॉकडाउन लग गया था। मुझे कहते डर है, वास्तव में राजस्थान वासियों ने, धर्मगुरुओं ने, NGO ने, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ताओं ने, उन सब ने मिलकर के जो कर सकते थे संभव था उससे अधिक करने का प्रयास किया। कोई तकलीफ नहीं आने। सरकार ने भी बाकायदा सर्वे करवा के करीब 35 लाख लोगों को एक्स्ट्रा जो डेस्टिट्यूट थे उन सबको हमने 1,000 रुपये 5 बार, 1 बार 15 रुपये भेजे, 5,500 रुपये भेजे हमने। भाई तकलीफ आदमी को नहीं आ रही। पर जो मेडिकल फील्ड के अंदर जो काम करने वाले लोग थे उनको भी मैंने देखा रात दिन सेवा करते। इसलिए मैंने कहना चाहूँगा कि उसके बाद में आपको याद दूसरी लहर आई थी तो उसमें बहुत मृत्यु बहुत बढ़ गई थी। ऑक्सीजन के हाहाकार मची पूरे देश में, क्या हुआ आप सबको मालूम है। दवाएं रेमडेसिविर और दूसरी दवाएं नहीं मिल पाई। हमने चार्टर प्लेन भेज के मौके से दवाई मंगाई। एक दिन देरी क्यों हो, एक व्यक्ति की मृत्यु दवाई के बाद उसका ध्यान रखने लगा। ऑक्सीजन भी आपको याद है 3 मंत्री मैंने भेजे, दिल्ली दबाव पड़ा, सब जगह प्राइवेट सेक्टर को अप्रोच किया, जो कोशिश करी कि स्थिति अपने यहाँ पर वो नहीं रही जो कि दिल्ली में अन्य राज्यों में रही। यहाँ पर ऑक्सीजन के कांटे के लोगों की मृत्यु हो गई। आप देखा कि अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बची, 1 घंटे की बची, आधे घंटे की बची, खत्म भी हो गई। वो सब चीज हमने देखा। पर उस वक्त में जो है वो भय नहीं रहा जो पहले वेव में था। हालांकि मृत्यु दर ज्यादा हो, थर्ड वेव ओमिक्रॉन थी, उसमें तो टीकाकरण की शानदार हुआ राजस्थान के अंदर आप लोगों के सहयोग से। और पर जो तैयारी शुरू हुई इसके बाद में अब वो समाप्त नहीं हुई, बल्कि ऐसी स्थिति लेके आगे हम लोग, क्योंकि चाइना में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है अधिकांश जगहों पर। कई मुल्कों में अभी भी संकट आ रहा है। राजस्थान में तो अभी बचे हुए थोड़ी बहुत केसें आते हैं, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा आए हैं, लगभग 4-4.5% में पहुँच गया। तो अभी भी कोरोना गया नहीं है। सरकार की तरफ से चाहे ICU बेड की क्षमता बढ़ानी है तो 2,2800 तक पहुंच जाएगी ऑक्सीजन सप्लाई के साथ में। CHG, PHG, SHG पर भी बेड निश्चित किए जा रहे हैं। 13,000 बेड अतिरिक्त बनाए जाएंगे। राज्य के मेडिकल कॉलेज को ये आपके नीकू पीकू है, 600 से बढ़ के 2,200 किए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा काम हो रहा है बच्चों के लिए, उनकी जिंदगी बच रही है। हमारा खुद का सोच है कि IMR, MMR मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम से कम हो राजस्थान के अंदर,
उस दिशा में मैं समझता हूँ हम काफी आगे बढ़े हैं, उसका फल मिला है। टीएसपी क्षेत्र के लिए छात्र के बारे में भी मांग की गई, वही जो आपके नेता थे उन्होंने मांग करी। टीएसपी क्षेत्र के आदिवासी छात्रों को निःशुल्क देने की बात उन्होंने उठाई है। अभी मैंने कमिश्नर साहब ने बात की, मैंने कहा है कि ये सुविधा 5,000 छात्रों तक, छात्र छात्राओं तक ये सुविधा निःशुल्क दे दी जाएगी ट्रेनिंग आदिवासी क्षेत्र के लिए। और मांग बढ़ेगी तो और मांग वो भी फ्री कर देंगे, इतना आपको तकलीफ नहीं आएगी। बाकी जो आप लोग सुनते हैं, सुने हैं मंत्री जी से, सबसे बराबर सरकार की क्या प्रायोरिटी है आप सबको मालूम है। उसमें मैं आपको बताते जाना चाहूँगा, आज तो नर्सिंग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं आपको। और ये मैं आपको निवेदन करूँगा, हमारी सरकार की प्रायोरिटी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। आपने महसूस किया होगा, आज अगर हम गर्व से कहते हैं कि कोविड प्रबंधन में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 रहा। बिजोड़ा मॉडल और कमिश्नर साहब थे वहाँ कलेक्टर, तभी वो उसको बना, जिसकी चर्चा देश में नहीं दुनिया के मुल्कों में हुई, क्योंकि शुरू हुई थी कोरोना की प्रॉब्लम। उसमें जो वहाँ प्रॉब्लम पैदा हुई और जो उसके बारे में चेकिंग करके जो टेस्टिंग की गई, चेकिंग की गई, समय पर आइसोलेशन किया गया। मैं समझता हूँ कि ये हमने नहीं कहा, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से बात आई कि बिजोड़ा मॉडल अपना अपने सब जगह काम आ रहा। और उससे पहले से जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तो याद होगा आपको, हमने फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट शुरू किए थे। फिर हमने 5 लाख का बीमा किया अभी चिरंजीवी योजना के अंदर। इस बार उनको बढ़ाकर 10 लाख का किया गया है, तो देश में कहीं नहीं है, पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। और आईपीडी ओपीडी फ्री कर दी गई। आप समझ सकते हो आईपीडी ओपीडी फ्री करने का मायने क्या है। ऑक्सीजन का बीमा साथ में 5 लाख का। और क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, 10 लाख ज़्यादा। सरकार ने फैसला किया वो खर्च अभी सरकार देगी, मरीज पे नहीं आएगा। ये हमने सोचा। इस प्रकार से मेरा मानना है कि आज 6% तरह खर्च होता है देश के अंदर मेडिकल के अंदर। राजस्थान में 7.6% खर्च करता है। बहुत इसके मायने हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने पहल करी है, कल आप देखा वो विज्ञापन हमने जानबूझ के दिया है, इसको पूरे देश के अंदर दिया, जिससे पूरे देश की सरकारें भी, केंद्र सरकार भी इस तरह आगे बढ़े। आज इतना महंगाई के जमाना है, बहुत भयंकर महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवान बहुत ही तकलीफ में हैं। ऐसे वक्त में जो हम कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पूरे देश में सोशल सिक्योरिटी लागू हो। हमारी सरकार की ये सोच है कि दुनिया के जो मुल्क है, विकसित राष्ट्र कह जाते हैं, वो अमेरिका है, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली, वो अगर सोशल सिक्योरिटी देते हैं अपने लोगों को, वहाँ का मजदूर भी कोई है, उसको इस जिंदगी में ये रहता है कि मुझे बुढ़ापे के अंदर, ओल्ड एज के अंदर मुझे सहायता मिलेगी और मैं सिक्योरिटी से रहूँगा अपनी लाइफ के अंदर। छोटी सिक्योरिटी की पहला मिलता हूँ। राजस्थान नहीं बल्कि देश के अंदर भी ये स्थिति बननी चाहिए कि मजदूर भी बिल्डिंग बनाता है तो खाली मशीनें नहीं बनती बिल्डिंग, मजदूर खुद मजदूरी करता है तब जाके बिल्डिंग बनती है। और जो बूढ़े हो जाते हैं वो
सही साथ नहीं देता तो काम नहीं कर सकता, उद्योग क्या करे। कई घरों में ऐसी परिस्थिति नहीं होती कि उनके परिवार वाले उनको शुरू कर सकें। तो उस रूप में मैं देखता हूँ कि हमने प्रयास किया कि राजस्थान की शुरुआत करें। शिक्षा में हमने बहुत क्रांति करी है। इतनी 70 साल में कॉलेज नहीं खुली हुई थी, लगभग उतनी कॉलेज मैंने अभी 3 साल में खोली राजस्थान में। और लड़कियों की कॉलेज बहुत खोल दी। जो मांगा मैंने 500 लड़कियां जब पढ़ेगी स्कूल के अंदर, वह कॉलेज खोल दी जाए और कॉलेज खोल दिया हम लोगों। आज आपको जान के प्रसन्नता होगी, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था 22 साल पहले, तो बहुत कम पहले लड़कियां पढ़ती थी राजस्थान के अंदर। आज लड़कियां लड़कों ज्यादा पढ़ रही राजस्थान के अंदर। तो हम लोग शिक्षा में जोर दे रहे हैं। 25 संस्थाएं आ गई राजस्थान के अंदर। IIT जोधपुर में, IIM उदयपुर में, पेपर IIT कोटा के अंदर, एम्स आ गए जोधपुर के अंदर। तो आज विश्वविद्यालय हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो हम लोगों ने वक्त में अलाउ किया हमने। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल हो, जयपुर से पहले हमारे बच्चे महाराष्ट्र और कर्म में जाते थे। तो सरकार का जोर है कि शिक्षा में हम लोग कमी नहीं है। इस प्रकार से हर क्षेत्र में हम चाहेंगे। राजस्थान प्रदेश को जमाने में रेगिस्तान और उसके रूप में जाना जाता था। 50 रुपये तो पड़ते रहे हैं यहाँ पर। नरेगा आने के बाद में कब्जा आराम हो गया। मैं इस मौके पर आप सबको कहना चाहूँगा कि स्कीम हमने बना दी है और मैं चाहूँगा कि स्कीमें देश भर में लागू हो। इससे परिवार दुखी होते हैं कि उनके गहने बिक जाते हैं, मकान बिक जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार इतने अच्छे देश के अंदर बूढ़े माँ बाप होते हैं, मालूम है कि जिंदा नहीं रह पाएंगे, उनको खुद ही कहकर नहीं बच पाएंगे। तब भी उनके परिवार वाले 4 लाख रुपये खर्च बात करते हैं। माँ बाप बचने ही चाहिए, करना खर्च करते हैं, उधार लेके खर्च करते हैं। इसलिए हमने कहा कि इलाज फ्री हो गया राजस्थान के अंदर। और ये फैसला कोई मामूली नहीं है। 5 लाख 10 लाख करना, सारे इलाज फ्री करना, IPO फ्री करना। तकलीफ मुझे आ रही है क्योंकि स्कीम लागू हुई है, कुछ कमियां भी रह रही है। मुझे खुशी हुई जब पिछली बार आया था 10 दिन पहले उदयपुर, SMS में गया था वहाँ पर। तो जो लोग आते महिलाओं रिश्तेदार उनको मिला, कई तरह की शिकायतें वहाँ पे भी थी। मैंने वहाँ पर मंत्री साहब थी, इन्होंने पूरा फॉलो किया, चिंता करता है। यहाँ उदयपुर में आया तो मैं दिल्ली में चला गया। मुझे खुशी हुई कि यहाँ हर व्यक्ति ने कहा साहब हमारा इलाज फ्री होता है, कोई शिकायत नहीं, दवाएं नहीं मिलती। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत कर रखी है, ध्यान रखते हो मरीजों का, ये बहुत बड़ी सेवा है। जिंदगी में अगर हम नौकरी में आए हैं, ये राजनीति में आए, तो हमारा पहला धर्म ट्रस्टी है। हम लोग इश्यू पर काम कर रहे हैं। OPS में लागू क्यों की? इसीलिए करी कि मैंने पूरी स्टडी करी। एक व्यक्ति पहले जो पेंशन लेता था, रिटायरमेंट के बाद में आराम से जिंदगी बिताता था, उनके DA बढ़ता था। अगर सरकार में कर्मचारियों में DA उससे बढ़ता था रिटायरमेंट में। और नई ओल्ड पेंशन के अंदर ना तो DA का पता और ना किसी पेंशन मिलेगी वो पता नहीं, क्योंकि जो पैसा जमा हो रहा है सरकार कटा रही है, वो खुद कटवा रहा पैसा जाएगा शेयर मार्केट में। मुझे आश्चर्य होता है किसने सलाह दी सरकार को उस वक्त में कि पैसा वहां लगाओ शेयर मार्केट में, ना ऊपर नीचे होता है मार्केट, या म्यूचुअल फंड में लगाओ। अब यूपी न्यूज आ गया, आपको शेयर मार्केट दे गया मान दो, उसको पता नहीं क्या स्थिति हो। इस सर्विस के अंदर आदमी 35 साल से सोचे, पता नहीं मेरा फ्यूचर में रिटायरमेंट के बाद में कितनी पेंशन मिलेगी मुझे नहीं मालूम है।
इसलिए जानबूझ करके हमने पूरी स्टडी करके तो कम से कम एक कर्मचारी जो गुड गवर्नेंस देने में उसका भूमिका होती है, कम से कम उसको ये कॉन्फिडेंस बना रहे कि मैं मेरी सरकार की तरफ से बड़ी सुरक्षा बना की जाएगी इलाइनमेंट के साथ। पूरे मुल्क में भी तारीफ होती है। राज्य सरकारें हमारे यहाँ से उनके अधिकारी आते हैं, इंफॉर्मेशन मंगा रहे हैं कि कैसे हम लागू कर सकते हैं। और मैं इस मौके पर भारत सरकार से भी कहना चाहूँगा, मोदी जी से भी कृपा करके आपको भी आगे आना चाहिए और सबको ओल्ड एज पेंशन देनी चाहिए, मेरा मानना है। और ये मानव दृष्टिकोण है। ह्यूमन कमीशन ने भी कहा है, एजी ने भी कहा है कि इसमें अभी तक नियम नहीं बने। 15 साल के बाद में ना नियम बनाए गए, ना कोई स्टडी हुई इसकी क्या होगा फ्यूचर के अंदर। जब भारत सरकार का सीएजी कह रहा है कि इसमें कई खामियां हैं, पता नहीं इसका क्या होगा फ्यूचर में। ह्यूमन कमीशन कह रहा है और जुडिशल कमीशन जो है वो कह रहा हम जुडिशियल लागू नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, लागू की गई तो 3 सेवाओं में छोड़ा खाली, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। उसके बाद देश में लागू कर दिया। या बीएसएफ वाले हो जो सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं 24 घंटे 365 दिन, चाहे सीएसएफ हो, इंडो तिब्बतन पुलिस हो, कोई हो, उनके ऊपर तो नई पेंशन लागू है, खाली 3 फोर्सेज भी छोड़। ये बहुत बड़ा इश्यू है देश के अंदर। इसलिए हम लोगों ने बिना मांगे हुए एक कैंपा देता जो आप जानते हो कि हम लोग राजनीति में काम करते हैं तो ये कैंपेन होता है कि हाँ श्रेय हमें मिले। तो नेता आपके जो है कर्मचारी किसी विभाग के, उनका ये लालच होता है कि मुझे श्रेय मिले, हमें श्रेय मिले। तो जब मैंने फैसला किया तो 1000 लोग आए बच्चे में बधाई देने की, धन्यवाद देने के लिए। मुझे बड़े 5-7 ऐसे नेता मिले, बड़े इनोसेंट बोले, अरे साहब हमने गलती करी, हमने मांग तो नहीं की पहले। मैंने कहा लगे मांग करते फिर आप ये तो चीज होता हमारे लिए। तो इतना बड़ा फैसला हो गया, कानों कान खबर जिसे को नहीं लगी। अब मैं आपसे लास्ट अपील करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। कृपा करके ये स्कीमें जो है इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगा। क्योंकि जाता हूँ मीटिंग में यही बात करता हूँ, क्योंकि कई गरीब ऐसे होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, ध्यान देते नहीं है कि भाई ऐसी स्कीम आ गई सरकार की, चिंता करने की बात नहीं। ये काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ उसके बाद में ये स्कीम अच्छी लागू होगी। अभी कुछ कमी आ रही है, उनको सरकार के हमारे जिले भी बचे हुए हैं, हम लोग बराबर मीटिंग करते रहते हैं और जल्दी हम चाहेंगे कि वो कमियाँ दूर हो और ये स्कीम बहुत कामयाब रहे। मुझे आपने बुलाया, बड़े यहाँ पर उद्घाटन भी हुए, शिलान्यास भी हुए, मुझे बहुत खुशी है। मैं आप सबको बधाई देता हुआ आप सबके इस आपके अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे पर आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।